हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की बात करें, जिसमें हम लोग को 6 टाइप्स के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की स्टडी करनी है, जिसमें हम लोग कार्बोकेटायन, कार्बेनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बेनायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल की स्टडी हम लोग क्या कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कार्बेन। आज का हमारे टॉपिक में हम लोग कार्बेन की स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नाइट्रीन की स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, बेंजाइन होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कार्बेन। हम लोग लेक्चर नंबर 3 में कार्बोकेटायन, लेक्चर नंबर 4 में कार्बेनायन और लेक्चर नंबर 5 में कार्बन फ्री रेडिकल्स की स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कार्बन फ्री रेडिकल्स की कंप्लीट स्टडी करना है, जिसमें हम लोग कार्बोकेटायन डिफिनीशन, स्टेबिलिटी, फॉर्मेशन, नेचर की इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है, कौन सी स्पीसीज कब स्टेबल बनती है, हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और कार्बन फ्री रेडिकल्स की कर चुके हैं। तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वहां से इन सब वीडियो का लिंक ले सकते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट स्टडी आप कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 6 कार्बेन। तो प्लीज गाइज हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम सभी प्रकार के इलेक्ट्रो इंटरमीडिएट्स की कंप्लीट एंड डिटेल में स्टडी यहाँ पे करेंगे। आइए आज का हमारा जो टॉपिक है कार्बेन। कार्बन सबसे पहले हम समझते हैं कार्बन होता क्या है। कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन जब कभी भी कार्बन एटम किसी भी दो एटम या ग्रुप से अटैच्ड होता है, दो एटम या ग्रुप से अटैच्ड हो, उसके साथ साथ अगर कार्बन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट होते हैं तो ऐसी स्पीसीज को हम लोग कार्बन नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर इसकी नेचर की बात करें तो कार्बन क्या होता है, ये डाईवैलेंट स्पीसीज होता है। कैसा होता है, डाईवैलेंट स्पीसीज होता है। क्यों, कार्बन क्या है, किसी भी दो एटम या ग्रुप से अटैच्ड है। सेकेंड अगर हम बात करें, कार्बन कैसा है, न्यूट्रल स्पीसीज है। कार्बन कैसा है, न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे किसी प्रकार का पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कार्बन हमारा कैसा है, न्यूट्रल स्पीसीज है। आप यहाँ पे इस पॉइंट को आप ध्यान देंगे, आप इसको कभी भी लोन पेयर का नाम नहीं देंगे, जिसके लिए हम आगे स्ट्रक्चर में इसको कंप्लीट बताएंगे। क्योंकि कार्बन कैसे होती है, सिंगलेट होती है और ट्रिपलेट कार्बन होती है। तो यहाँ पे हम बताएंगे इस इलेक्ट्रॉन पेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या रोल होता है इसके नेचर को डिफाइन करने के लिए। तो इसलिए हम इस टॉपिक को ध्यान रखेंगे कि हम इसको लोन पेयर के नाम नहीं देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें, इस कार्बन एटम के पास आप समझ सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 और 6। ये देखिए 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर किसी भी एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, वह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज हो गया। तो हम कह सकते हैं कार्बन हमारी एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती है। और ये हमको मालूम है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होती है वो कैसा बिहेव करती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो यहां से एक चीज हमको और पता चला कि अगर हम इसके नेचर की बात करें, नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ कार्बन की बात करें तो हमारा कार्बन का नेचर कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। और इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को एक और नाम से हम जानते हैं, इसको कार्बन को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, लेविस एसिड। ये क्या हो गया, लेविस एसिड का भी नाम हम दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग कार्बन के एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CH2, इसे, ये हमारा है मेथिल कार्बन। इसकी अगर हम बात करें मेथिल कार्बन, हम इसके नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें CCl2, जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा CCl2, इसको नाम दे सकते हैं क्या, डाइक्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन। ये हमारे क्या है, कार्बन के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन एंड जनरेशन ऑफ कार्बन, हम लोग कार्बन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। फॉर्मेशन इन द सेंस, क्या यहाँ पे हम कार्बन को बनाने के लिए क्या यहाँ पे हम कुकिंग करेंगे, नहीं, कुकिंग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करके और बॉन्ड का फॉर्मेशन करके हम लोग यहाँ पे कार्बन का फॉर्मेशन करेंगे। आइए जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा वो क्या होगा, जनरेशन ऑफ कार्बन।
अगर हम लोग कार्बिन की जनरेशन की बात करें, फर्स्ट अगर हम लोग हेलोजन के थ्रू कार्बिन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक एग्जांपल क्लोरोफॉर्म CHCl3, जब कभी भी हम लोग क्लोरोफॉर्म को किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे और जब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो हमारा फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का वो होगा हमारा कार्बिन। अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाए क्लोरोफॉर्म का, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अगर हम किसी भी बेस लाइक अगर हम बात करें आप KOH, NaOH, C2H5O C6H5O आप किसी भी बेस के साथ करा देंगे, जितने आप क्लोरोफॉर्म का जनरेशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे KOH OH यहां से एक बेस आएगा, बेस क्या करेगा, बेस का क्या प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटॉन को अपने तरफ क्या खींच लेगा। जैसे ही प्रोटॉन को H को अपने पास लेगा, यहाँ पे आपको मालूम होगा यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे। जैसे ही H के फॉर्म में बाहर गया तो कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन के ऊपर जैसे नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हुआ, अब यहाँ पे देन Cl- क्या होगा, ये Cl- के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। और अगर हम यहाँ पे अगर बात करें, हमने QOH को लिया तो यहाँ पे K++OH- दो प्रोडक्ट, यहाँ पे K+ और OH- बेस का काम किया और हमारे मीडियम में K+ प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, Cl से रिएक्शन करा करके KCl का फॉर्मेशन कर लेगा और हमारे पास डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग क्लोरोफॉर्म के थ्रू या कह सकते हैं हैलोजन सिस्टम के थ्रू हम लोग कार्बिन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई भी मल्टीपल हैलोजन ग्रुप हो जाए, जैसे अगर यहाँ पे एक हम लोग ब्रोमीन ले लेते हैं और दो क्लोरीन ले लेते हैं, अब यहाँ पे हम लोग बेस OH- के साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसा फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे और यहाँ से H+ बाहर जाएगा और जैसे H+ बाहर गया H2O कार्बन, यहाँ पे एक ब्रोमीन और दो Cl ग्रुप लग गया। अब यहाँ पे क्रोमीन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम बात करें हेलो ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन और आयोडीन में, अगर ये सब ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो यहाँ पे सबसे बेटर लिविंग ग्रुप जो होगा वही ग्रुप बाहर जाएगा। जैसे अगर हम बात करें फ्लोरीन से अच्छा जो लिविंग ग्रुप होता है क्लोरीन, क्लोरीन से अच्छा ब्रोमीन और ब्रोमीन से अच्छा आयोडीन, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप हमारा कौन सा है, आयोडीन। तो अगर यहाँ पे बात करें, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप होने के सिंस यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो यहाँ पे हमें मालूम है ब्रोमीन इज बेटर लिविंग ग्रुप कंपेयर टू क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या होगा कि Br- के फॉर्म में बाहर चला जाएगा और जैसे ही बाहर के फॉर्म में जाएगा अपने किसी न किसी प्रोटॉन से, चाहे पोटेशियम हो, सोडियम हो, किसी भी प्रोटॉन्स के साथ रिएक्ट कर हम यहाँ पे मान लेते हैं KBr बाहर हो जाता है और हमारे पास फिर देन जनरेशन ऑफ कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम क्लोरोफॉर्म सिस्टम या हम कह सकते हैं हैलोजन के सिस्टम के थ्रू भी कार्बिन का जनरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइजोमेथेन के थ्रू भी हम लोग कार्बिन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम लोग डाइजोमेथेन को डिकम्पोज कर दें, हीट कर देंगे, तो वहां से N2 गैस बाहर निकल जाएगा और जैसे ही N2 गैस बाहर निकलेगा आप देखेंगे कार्बिन का प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें डाइजोमेथेन, डाइजोमेथेन का जो फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजोमेथेन। आइए हम लोग इसका एक्सपेंड स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे कार्बन एक हाइड्रोजन, आप यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखेंगे इसको हम क्या कर देंगे, हीट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एक कॉन्जुगेशन सिस्टम है, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, यह एक कॉन्जुगेशन है। और कॉन्जुगेशन होने की वजह से आप यहाँ पे रेजोनेंस देखेंगे और जैसे ही रेजोनेंस आएगा ये देखिए यहाँ पे चार्ज का डिलोकलाइजेशन होगा और जैसे ही चार्ज का डिलोकलाइजेशन होगा आप देखेंगे यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा।
जैसे ही यहां पे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे अब इस सिस्टम में N2 क्या होगा, गैस के फॉर्म में, आप जरा सा हीट कर देंगे N2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और आपको किसका मिल जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दैट इज क्लोरोकार्बन। तो हमारा क्या हो जाएगा, मिथिल कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ मिथिल कार्बन। यहां पे मिथिल कार्बन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के टाइप्स की बात करें, यहां पे हम कार्बन को दो प्रकार से जानते हैं। कार्बन दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट होता है सिंगलेट कार्बन और सेकंड होता है ट्रिपलेट कार्बन। अब फर्स्ट ट्रिपलेट कार्बन और सिंगलेट कार्बन क्या होता है, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन में। फर्स्ट हमारा होगा सिंगलेट कार्बन, सेकंड होता है ट्रिपलेट कार्बन। सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन समझते हैं सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन को किस प्रकार हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे देखिए कार्बन, अगर यहां पे CH2 ग्रुप, यहां पे अगर कभी भी जो दो हमने बताया था ना आपको, हमारे पास क्या, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो जो नॉन बॉन्डेड या कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, अगर वो कभी भी सिंगल ऑर्बिटल में होते हैं अनइक्वल स्पिन, आप कह सकते हैं कि नॉन पैरेलल स्पिन के साथ, जब कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में एंटी पैरेलल स्पिन के साथ प्रेजेंट होते हैं, हम उसको सिंगलेट कार्बन नाम देते हैं। और जब कभी भी दो इलेक्ट्रॉन दो डिफरेंट ऑर्बिटल में होंगे और सेम स्पिन में होंगे, हम उसको ट्रिपलेट कार्बन का नाम देंगे। ओके, तो सिंगलेट कार्बन क्या होते हैं, जब कभी भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही ऑर्बिटल में डिफरेंट स्पिन में हों, ऐसी स्पीसीज को हम क्या नाम देंगे, सिंगलेट कार्बन। और जब कभी भी कार्बन के जो अनहाइब्रिडाइज्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, वो क्या होंगे, डिफरेंट ऑर्बिटल में होंगे विथ पैरेलल स्पिन, हम उनको क्या नाम देंगे, ट्रिपलेट कार्बन। आइए हेडिंग डालते हैं सिंगलेट कार्बन। सबसे पहले हम जानेंगे इनको हम लोग सिंगलेट कार्बन क्यों बोलते हैं। इनका जो नेम है सिंगलेट कार्बन, इनके स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बेस पे पड़ा। कैसे, अगर हम बात करें सिंगलेट कार्बन की, सिंगलेट कार्बन और इनकी हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। जैसा हमने बताया सिंगलेट कार्बन में क्या होते हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप कैलकुलेट करेंगे, स्पिन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, तो जो स्पिन आएगा वो +1/2 एंड -1/2 दैट इज इक्वल टू 0, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 दैट इज इक्वल टू स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2s+1, देन 2 into s की वैल्यू 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। यहां पे आप देखेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो 1 आती है, इसी की वजह से हम इसको क्या नाम देते हैं, सिंगलेट कार्बन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ट्रिपलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन में आप देखेंगे ट्रिपलेट कार्बन की बात करें तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट ऑर्बिटल में होंगे। और जब आप स्पिन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, +1/2 दैट इज इक्वल टू 1। आप उसके बाद स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे 2s+1 दैट इज इक्वल टू 2 into s की वैल्यू 1 + 1 इज इक्वल टू 3। सो इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बन। अब आपको समझ में आया हम इसको ट्रिपलेट कार्बन और इसको सिंगलेट कार्बन क्यों नाम देते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब 1 आ गई तो हम इसको क्या कहेंगे, सिंगलेट कार्बन, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ गई, हम इसको क्या नाम दिए, ट्रिपलेट कार्बन। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन।
स्ट्रक्चर ऑफ कार्बिन। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बिन में हम लोग डिफरेंट कार्बिन का डिफरेंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगलेट कार्बिन, देन हम लोग बात करेंगे ट्रिपलेट कार्बिन की। किसकी बात करेंगे? ट्रिपलेट कार्बिन की। आइए हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग होगा स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बिन। अगर सिंगलेट कार्बिन की स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले कार्बिन CH2, ये तो सिंगलेट कार्बिन में क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे? एंटी पैरेलल स्पिन में। अगर एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल स्पिन में होंगे, हम उसको क्या नाम देंगे? सिंगलेट कार्बिन। अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है सिंगलेट कार्बिन का, वो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। वो क्या होता है? sp2। आइए हम इसका हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। जैसे कार्बन की बात करें, ग्राउंड स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2 एंड 2p2। आइए इनका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। आपको मालूम है ऑर्बिटल डायग्राम, ये 2s और ये 2p। 2s में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे बात करें, ये क्या हो जाएगा? 2px, ये py एंड ये pz ऑर्बिटल। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे ग्राउंड स्टेट। सिंगलेट कार्बिन में जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं। आप यहाँ पे इस कार्बिन को यहाँ पे जब हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को आप कैलकुलेट करेंगे, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में नहीं ले जाएंगे। और जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे CH2 कार्बिन का, सिंगलेट कार्बिन का, तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा आप नहीं देखेंगे। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, जैसा हमने बताया कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे? एंटी स्पिन में प्रेजेंट होंगे। और ये देखिए यहाँ पे, और ये जो तीनों ऑर्बिटल होंगे कैसे हाइब्रिडाइज होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। कैसे हाइब्रिडाइज होंगे? sp हाइब्रिडाइज होंगे। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन pz होगा, pz जो होगा वो वैकेंट ऑर्बिटल के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल आप इसको वैकेंट 2pz ऑर्बिटल के नाम से भी जानते हैं, या आप इसको कह सकते हैं यह प्योर ऑर्बिटल होता है। यह कैसा होता है? प्योर p ऑर्बिटल। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे हमको मालूम है कि जो स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर होते हैं, अगर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं? sp2 होते हैं। अब इसकी ज्योमेट्री की बात करें, अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री हमारा हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। बट अगर यहाँ पे हम शेप की बात करें, शेप हमारा अलग होगा। यहाँ पे जो आप कार्बिन की शेप बताएंगे वो होगा वी शेप। वो क्या होता है? वी शेप, या हम इसको बेंट शेप के नाम से भी जानते हैं। आइए इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ पे कार्बिन ड्रॉ करेंगे। कार्बिन जैसे ही आप यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आप एक ऑर्बिटल, ये देखिए ये 2p और ये 2pz ऑर्बिटल होते हैं। ये क्या हो जाते हैं? 2pz ऑर्बिटल, जिसको आप क्या वैकेंट ऑर्बिटल या वैकेंट 2pz ऑर्बिटल। और ये आप पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में हमने क्या किया, ये हमारा क्या है? हाइब्रिडाइज्ड। कैसा हाइब्रिडाइज? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये हमारे कैसे है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन को एंटी स्पिन में एक ही ऑर्बिटल में रखेंगे, और यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो क्या कर देंगे? बॉन्ड बना लेंगे। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हमारा जो स्ट्रक्चर ये बन गया। और ये क्या है? वैकेंट p ऑर्बिटल, जो परपेंडिकुलर हमारे इस ऑर्बिटल के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो अब अगर इसकी डायग्राम बनाए, हम कह सकते हैं जो कार्बन का स्ट्रक्चर होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एंड देन आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका एक ऑर्बिटल जो क्या होगा? एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन को रखे रहेगा। और जो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, हम किसकी बात करें? बॉन्ड एंगल की, तो हमारा बॉन्ड एंगल होता है 103 डिग्री। तो सिंगलेट कार्बन में हम लोग क्या क्या जाने? सिंगलेट कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होता है। शेप वी शेप होता है। और जो बॉन्ड एंगल होता है 103 डिग्री का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड जो सिंगलेट कार्बिन होता है वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। डायमैग्नेटिक नेचर क्यों होता है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हो पेयर फॉर्म में है। तो पेयर फॉर्म में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो ये डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जब कभी भी ये अनपेयर्ड ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी को शो करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सिंगलेट कार्बिन है वो कैसा होता है?
डायामैग्नेटिक होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये वेंट शेप का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रिपलेट कार्बाइन की। अगर हम लोग ट्रिपलेट कार्बाइन की बात करेंगे तो ट्रिपलेट कार्बाइन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसा होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। और आप वहां पे देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, सिंगल। हर ऑर्बिटल में एक अलग अलग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर हम बात करें किसकी, ट्रिपलेट कार्बाइन की, ट्रिपलेट कार्बाइन अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब कार्बन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 एंड 2p2। अगर इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, ऑर्बिटल डायग्राम, आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। ये किसमें था, ग्राउंड स्टेट में। अब जब कार्बन को आप एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे, आप देखेंगे यह इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होके इस ऑर्बिटल में चला जाएगा। ये आपका यस ऑर्बिटल, ये क्या है, px, ये आपका py और pz। अब जब ये हाइब्रिडाइज्ड हो गए तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ट्रिपलेट कार्बाइन की, तो वो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप यहां पे देखेंगे आप यहां कर सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ क्या कर दिया, बॉन्ड बना लिया, और ये जो ऑर्बिटल है ये क्या एक एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में रखे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे इसके शेप की बात करें तो शेप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप हमारा लीनियर होता है, ज्योमेट्री। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हमारा शेप लीनियर होना चाहिए वो कंप्लीट लीनियर ना होके ऑलमोस्ट लीनियर होता है। जो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होनी चाहिए वह 180 डिग्री से कम होके 130 टू 35 डिग्री के रेंज में रह जाती है। तो अगर यहाँ पे अगर हम शेप की बात करें तो आप बना तक शेप इसका हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे अटैच करें, क्योंकि हमको शेप कैसा बनाना है, लीनियर। तो आप एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे अटैच कर देंगे, एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए जो 2p y और 2pz ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। और जब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे वो इस फॉर्म में आपके प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे देखिए अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आप एक एक इलेक्ट्रॉन को पुट कर देंगे, यही आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्या हो जाएगा, ये आप कर सकते हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड 2p-y एंड 2p-z ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड 2p-y एंड 2p-z ऑर्बिटल। तो अगर यहां पे हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। अगर यहां पे हम ज्योमेट्री की बात करें, हमारा जो ज्योमेट्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर। बट जो हमारा शेप होगा वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट लीनियर, ऑलमोस्ट लीनियर। शेप क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट लीनियर। और जो बॉन्ड एंगल होता है, जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो क्या हो जाता है, 130 टू 135 डिग्री के रेंज में मूव करता है। और मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें, जो हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर होता है कैसा होता है, पैरा मैग्नेटिक। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इट्स नेचर बिकम पैरा मैग्नेटिक। ये रहे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बाइन की। देन अगर हम बात करें इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर या प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ने से पहले हम कार्बाइन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। कार्बाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बाइन। अगर हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, हम कह सकते हैं कार्बाइन इज डाइवैलेंट स्पीसीज, कार्बाइन इज न्यूट्रल एंड डाइवैलेंट स्पीसीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कार्बाइन ये हाईली रिएक्टिव होते हैं एंड हाईली रिएक्टिव, कोई भी स्पीसीज जब जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जब किसी चीज की एनर्जी ज्यादा होगी आप बता सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। हम कह सकते हैं कार्बाइन इज हाईली एनर्जेटिक
and high reactive and low stability. नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कार्बीन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, कार्बीन शो कैसा, यह मैग्नेटिक बिहेवियर को भी शो करता है. कार्बन शो मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. अब आप बता सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अगर आपके पास सिंगलेट होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा. और आपके पास ट्रिपलेट होगा तो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक. नेक्स्ट अगर आप प्रॉपर्टी की बात करेंगे, हम लोग कार्बीन को इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ क्या करते हैं, लेविस एसिड के नाम से भी जानते हैं. हम कार्बीन को क्या कर सकते हैं, इट बिहेव्स लाइक लेविस एसिड. लेविस एसिड की तरह कार्बन बिहेव करता है. नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज. कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज. ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पढ़ने के बाद हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन. कार्बन की स्टेबिलिटी क्या होगी. अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन की बात करें, जब हम लोग नॉर्मल कार्बन लेंगे, नॉर्मल कार्बन करने का सेंस अगर हम लोग CH2 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा, विच कार्बन इज मोर स्टेबल, विच कार्बन इज मोर. दिस इज आप सिंगलेट कार्बन एंड दिस इज ट्रिपलेट कार्बन. अब क्वेश्चन अराइज होता है विच इज मोर स्टेबल, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन. तो सिंगलेट कार्बन इज लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बन. रीजन क्यों, हम पहला रीजन दे सकते हैं. जो देखिए सिंगलेट कार्बन में क्या होते हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल. आप देखिए सेम ऑर्बिटल. नेक्स्ट अगर हम लोग ट्रिपलेट कार्बन बात करें, यहां पे जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल. अब एक वर्ड होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यह इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होता है, जब कभी भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं वो आपस में क्या करने लगते हैं, रिपल्सन करने लगते हैं. और जब कभी वो रिपल्सन करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. और जब रिपेल करेंगे उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. तो हम देखेंगे कि अगर सिंगलेट कार्बन में क्या होते हैं कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वह एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं. जब एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो गए तो ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इलेक्ट्रॉन के बीच बहुत ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है. और अगर हम ट्रिपलेट कार्बन की बात करें तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिटल में होते हैं. जब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में होंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन होगा वो मिनिमम या एब्सेंट हो जाएगा. और जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उस स्पीसीज की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. तो रिपल्सन क्या करता है, स्टेबिलिटी को घटा देता है. तो आप रीजन दे सकते हैं कि ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन singlet carbon, due to non-bonding electron present in same orbital, its stability become decreases and triplet carbon become more stable. तो यहाँ पे आप जब नॉर्मल कार्बन की बात करेंगे, सिंगलेट कार्बन क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बन. नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब कभी भी इसी कार्बन की स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है, अगर कोई भी यहाँ पे लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज आ जाती है. लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज की अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें CCl2, अगर हम यहां पे बात करें CCl2, तो विच कार्बन इज मोर स्टेबल. अब आप यहां पे कहेंगे कि सिंगलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन
ट्रिपलेट कार्बन, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सिंगलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बन। रीजन क्या होता है, जब आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए एक कार्बन की स्ट्रक्चर क्लोरीन क्लोरीन, अब आपके पास क्या है, देखिए ये देखिए आपके पास अनहाइब्रिडेट पी ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, जैसे ही आप क्लोरीन यहाँ पे अटैच, क्योंकि क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। अब जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा उसके बाद इसके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गए, फ्री होते हैं। वो क्या करा, तुरंत अपना एक क्या बैक बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिस बैक बॉन्डिंग की वजह से जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बन बिकम मोर, स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बन बिकम मोर, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ सिंगलेट कार्बन क्या होती है, बढ़ जाती है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इन सिंगलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन क्या करता है, बैक बॉन्डिंग बना लेता है, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि ट्रिपलेट कार्बन में बैक बॉन्डिंग नहीं बन पाती और इसकी वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इसकी कम हो जाती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें बैक बॉन्डिंग, देखिए बैक बॉन्डिंग बनता कैसे है, बैक बॉन्डिंग होती क्या है। सबसे पहली बात, बैक बॉन्डिंग तब बनती है जैसे अगर हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल, जैसे कार्बन है, कार्बन के पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है या वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल के साथ आप यहाँ पे देखेंगे ये एक क्लोरीन एटम के साथ क्या है, अटैच्ड है। इस क्लोरीन एटम के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में सेंड कर देगा। जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में सेंड किया, ये क्या होगा, बैक बॉन्डिंग हो गई। तो यह बैक बॉन्डिंग, इसी प्रॉपर्टीज को जो स्पीसीज शो करते हैं हम उसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं। तो बैक बॉन्डिंग क्या हुआ, जब कभी भी वैकेंट ऑर्बिटल में कोई भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड एटम अपने इलेक्ट्रॉन को उस इम्पटी ऑर्बिटल में सेंड करता है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, बैक बॉन्डिंग। क्योंकि ये बॉन्डिंग कैसे हो रही है, पीछे से हो रही है। आप देख सकते हैं क्योंकि फ्रंट पे क्या, कार्बन और क्लोरीन है, कार्बन और क्लोरीन है, तो कार्बन और क्लोरीन यहाँ पे क्या हुआ, फ्रंट बॉन्डिंग किए हुए हैं। तो अब जो बॉन्डिंग होगी बैक बॉन्डिंग होगी। जैसे कर सकते हैं कि फ्रंट टू फ्रंट बॉन्डिंग नहीं हो रही है, फ्रंट टू बैक बॉन्डिंग हो रही है। उसके पास एक इम्पटी ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर अपना क्या करेगा, इम्पटी ऑर्बिटल में सेंड कर देगा और अपनी एक प्रॉपर्टी वहां से बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी और वो स्पीसीज क्या हो जाती है, ज्यादा स्टेबल हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या बैक बॉन्डिंग होगी, तो इसमें CCl2 ही क्यों, यहाँ पे और सभी भी जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप है वो सभी भी बॉन्डिंग करेंगे। जैसे CF2 की बात करें, CCl2 की बात करें, CBr2 की बात करें और CI2, ये सब भी तो स्पीसीज कार्बन का फॉर्मेशन करेंगे, ये सब भी तो कार्बन का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये सब भी बैक बॉन्डिंग बनाएंगे। तो अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सी स्पीसीज कितनी अच्छी बैक बॉन्डिंग बनाएगी, तो हम कैसे पता करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि बैक बॉन्डिंग में कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। अगर हम कार्बन की 2p ऑर्बिटल और F का क्या होता है, 2p ऑर्बिटल, आप यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p5। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फ्लोरीन। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, 2p। नेक्स्ट कार्बन के 2p और क्लोरीन का 3p। आप क्लोरीन का जब एटॉमिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा 3p5। देन ब्रोमीन का आप देखेंगे तो 2p एंड 4p एंड आयोडीन का 2p एंड 5p। अब आप देखिए 2p 2p ऑर्बिटल, 2p 3 ऑर्बिटल, 2p 4d और 4p ऑर्बिटल एंड 2p 5p ऑर्बिटल, विच ऑर्बिटल मेक स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग। अब आपको मालूम है जैसे अगर दो लेवल के लोग फ्रेंडशिप करेंगे, लेवल के लोग फ्रेंडशिप करेंगे तो जो उनकी फ्रेंडशिप होगी वो स्ट्रांग होगी, कंपेयर टू अगर कोई 2p ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि 3p ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, 2p ऑर्बिटल से ऊपर भी होती है, वो क्या होगी, तो उनकी भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी। जब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी कंपेयर टू 2p यहाँ पे थोड़ी सी उसकी बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। अगर 2p ऑर्बिटल 4p ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करेगा, वहां पे एनर्जी डिफरेंस और ज्यादा है और एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी और 2p 5p ऑर्बिटल जब बॉन्डिंग करेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो अगर हम बात करें, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है
कि यहाँ पे जैसे हमने देखा सिंगलेट कार्बन इज मोर स्टेबल। हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे ये देखिए सभी क्या है आपके सिंगलेट कार्बन है। क्या है आपके सिंगलेट कार्बन है। तो विच कार्बन इज मोर स्टेबल, विच कार्बन इज मोर स्टेबल। तो अब आपको हमारे ख्याल से आंसर देने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप बता सकते हैं कि जो हमारा कार्बन होगा कौन सा CF2 विल बी मोर स्टेबल देन CCl2 देन CBr2 एंड CI2। तो CI2 जो होगा जो कार्बन सबसे कम स्टेबल होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा 2p बैक बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करने वाले ऑर्बिटल्स। तो ये रहा आज का कंप्लीट लेक्चर ऑफ कार्बन। तो प्लीज गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाइट्रीन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।